हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय वाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। तो दोस्तों, कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन जो आरआरबी स्टाफ वेलफेयर इंस्टीट्यूट एग्जाम है, राइट? उसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हमने किया। अभी तो दोस्तों एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, 10 से 12 सितंबर एग्ज़ाम आपका है, राइट? तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था इसके पहले, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की डेट कब आएगी। तो नाउ देयर इज़ नो एनी कन्फ्यूज़न, अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एग्ज़ाम आपका 10 से 12 सितंबर तक होगा, राइट? नाउ अभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यूज रिवाइज करना है, जो भी 25 दिन आपके पास बचे। प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट, नॉन प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट, लेबर लॉ जितने हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, आरटीआई, एनपीएस, सारे टॉपिक उसी के रिगार्डिंग दोस्तों ऑलरेडी हम लोग अपने ऐप पर, जो हमारा ऐप है वाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, उसमें आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने आपको जितने भी इनिशिएटिव हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। ऑलरेडी 3-4 महीने से हम लोग कर रहे हैं वो चीज़ डिस्कशन। नाउ अभी टाइम आ गया है आपको प्रैक्टिस कराने का दोस्तों। तो इसी सीरीज़ में ये देखिए मॉक टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट 2, राइट? मॉक टेस्ट हमारे ऐप पे वाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप है जो, उसमें हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया था, राइट? तो जो भी अगर इंटरेस्टेड हैं, स्टिल मॉक टेस्ट और भी फ्यूचर में होते रहेंगे। मॉक टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं आप, या टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, या टॉपिक एमसीक्यू चाहिए, लगभग 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज अवेलेबल हैं स्पेशली फॉर प्रोफेशनल एबिलिटी पार्ट। करंट अफेयर्स की चीज़ें भी हम उस पर अपलोड करा रहे हैं। तो ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप वाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या जिन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, ज्वाइन किया हुआ हमारे इनिशिएटिव को, तो उनको ऑलरेडी वो चीज़ें पता हैं। देखिए मॉक टेस्ट का बेसिकली मॉक टेस्ट 2 कराया था हमने, उसका आज डिस्कशन हम लोग करेंगे, आपको क्विकली बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन क्या है, सो दैट आपके रिवीजन में हेल्प हो सके। क्लियर है? ओके, तो चलिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ें ऐप पे हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे उसमें एडिशनल कंटेंट ऑलरेडी अपलोड है, और भी जो चीज़ें अपलोड होंगी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर है? तो आज देखिए मॉक टेस्ट का है। देखिए मॉक टेस्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी हुआ था ऐप पे। चलिए देखिए मॉक टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, एनपीएस टीयर 2 खाते के लिए न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि क्या है, राइट? व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर एनपीएस टायर 2 अकाउंट? क्लियर? राइट, आपको पता है एनपीएस हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम, उसके क्या क्या प्रोविजन है। उसमें देखिए दो तरह का अकाउंट होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2, राइट? टीयर 1 कंपलसरी है, टीयर 2 इज ऑप्शनल, राइट? टीयर 2 इज फॉर सेविंग पर्पस, और टीयर 1 इज फॉर रिटायरमेंट कॉर्पस काइंड ऑफ थिंग। तो उसके डिस्टिंक्ट रूल हैं, कितना मिनिमम कॉर्पस है टीयर 1 में, कितना मिनिमम कॉर्पस में, सॉरी मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है टीयर 1 टीयर 2, वो डिफरेंट है। इनिशियल ज्वाइनिंग जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें हमने अपने थ्योरी क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया था। वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि टीयर 2 में क्या है, जो इनिशियल जो है रिक्वायर्ड है मनी, इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर टीयर 2। ऑप्शन देखिए 100, 250, 500 एंड 1000 रुपीज़। तो देखिए इसका आंसर है बी, 250 रुपीज़ जो है दैट इज इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर एनपीएस टायर 2, राइट? टीयर 2। क्लियर है? तो टीयर 1 में क्या है दोस्तों, आप बताइए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि टीयर 1 में आपको मिनिमम जो ज्वाइनिंग या इनिशियल कंट्रीब्यूशन है कितना है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, टीयर 1 जाके आपको चेक करना है। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्या एनपीएस खाता धारक अपने फंड मैनेजर को बदल सकता है, राइट? कैन एन एनपीएस सब्सक्राइबर चेंज दियर फंड मैनेजर? ऑप्शंस येस और नो। तो देखिए इसका आंसर है यस। एनपीएस खाता धारक अपनी फंड मैनेजमेंट कंपनी और निवेश रणनीति को बदल सकता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, राइट? उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, या आप जो म्यूचुअल फंड, सॉरी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, या इक्विटी, तीन तरह के फंड्स होते हैं। तो आप जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, लाइक चेंज द फंड मैनेजर, और जो इन्वेस्टमेंट है, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मीनिंग्स की कितने परसेंट आप इक्विटी में डालोगे अपना जो फंड्स है, कितने परसेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, कितने परसेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहलाएगी। तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। और फंड मैनेजर, सपोज फंड मैनेजर जो आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू हु विल इन्वेस्ट दिस मनी टू फंड में, लाइक म्यूचुअल फंड्स आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, HDFC, SBI, LIC, ये सारे जो फंड मैनेजर्स हैं, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हैं, कितने हैं वो जो एनपीएस मैनेज करता है, आपको पता है PFRDA वो डिसाइड करता है।
क्लियर? तो देखिए इसका आंसर यस है कि आप जो है अपना फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चेंज कर सकते हो क्विकली। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। धारा 80 CCD 1B के तहत अधिकतम कर छूट कितनी मिल सकती है? जो ये धारा 80 CCD 1B है दोस्तों, ये इनकम टैक्स एक्ट, जो आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो आपको पता है आयकर अधिनियम 1961 है, उसके अंदर एक धारा है, एक सेक्शन है, जिसमें कि जो एनपीएस के है उसमें आपको छूट मिलती है 50,000 तक। देखिए इसका आंसर है 50,000 तक। अप टू 50,000 अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हो तो इस धारा के तहत आपको क्या है वो टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं की जाएगी और आपको क्या है टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स एग्जेम्पशन ऑन 50,000। क्लियर है? तो इसका आंसर है देखिए बी। चलो क्विकली चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या एनपीएस टीयर 2 खाते पर कर लाभ मिलता है? राइट, इज देयर एनी टैक्स बेनिफिट ऑन एनपीएस टीयर 2 अकाउंट? ऑप्शन देखिए, हाँ सभी के लिए, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, केवल 60 वर्ष की आयु की उम्र के बाद, डी नहीं, यस फॉर एवरीवन, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ओनली आफ्टर द। देखिए इसका आंसर है बी कि फॉर ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं दे गेट 50,000 ऑन टीयर 2 अकाउंट। राइट, टीयर 2 अकाउंट में उनको क्या है क्या है टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्लियर है? चलो जैसे दोस्तों ये जो आपको एनपीएस आरटीआई जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं इसका समरी चाहिए आपको, समरी या पीडीएफ फॉर्म, ई बुक के फॉर्म में, नोट्स चाहिए या टॉपिक एमसीक्यू चाहिए आपको, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में। 499 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 999 रुपये में आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स इंक्लूडिंग वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको हमारे ऐप पर। तो प्लीज़ डाउनलोड करिए, एक बार देखिए, अगर आपको लगता है यूज़फुल कंटेंट है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी इनिशिएटिव है, जो भी कंटेंट है, उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं और अपने एग्जाम में इसको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलो तो देखिए हाउ मेनी पार्शियल विड्रॉज आर अलाउड बिफोर द एज ऑफ 60। आपको पता है एनपीएस में कि 60 साल जो रिटायरमेंट एज है उसके बाद आप फंड निकाल सकते हो। उसमें कुछ परसेंटेज आपको हो गया है, आपको एन्युटी लेना होता है। एन्युटी मतलब कि आपको लॉन्ग टर्म जो पेंशन काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है, मंथली आपको उसमें पैसा मिलेगा। 60% 40% की रेशियो है कि आपको मिनिमम है कि आपको 60% आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है एन्युटी प्लान में, मीन पेंशन प्लान के लिए। बाकी 40% आप एट अ टाइम ले सकते हो 60 ईयर्स के बाद। बट बीच में सपोज आपको फंड्स की ज़रूरत है, बिफोर 60 ईयर्स सपोज यू वांट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एनपीएस अकाउंट, इज इट अलाउड? तो फर्स्ट थिंग यस इट इज अलाउड, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ओनली इन दैट कंडीशन यू आर अलाउड टू विड्रॉ योर एनपीएस मनी। क्लियर? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम्स। तो देखिए इसका 3 टाइम है, कुछ जो कंडीशन है उसके बेस पे यहाँ पे इसका आंसर देखिए उस हिसाब से बेस्ट आंसर है यहाँ पे 3, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ छठा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एनपीएस सेवानिवृत्ति के बाद कितने प्रतिशत राशि कर मुक्त होती है? राइट, ऑप्शन देखिए 10%, 40%, 60%, 100%। 60% राशि कर मुक्त होती है और शेष को वार्षिक एन्युटी में निवेश करना अनिवार्य होता है। राइट, तो देखिए वही मैंने बताया आपको कि देखिए 60% आप विड्रॉ कर सकते हो, 40% मिनिमम आपको क्या है एन्युटी प्लान में लेना होता है। सॉरी, मैंने आपको शायद 40% वहाँ पे बता दिया था, बट यहाँ पे देखिए 60% जो है वो राशि आप निकाल सकते हो एंड दैट इज टैक्स फ्री, इट विल नॉट बी टैक्सेबल इनकम। राइट, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एनपीएस में निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए? तो देखिए व्हाट इज द मिनिमम सर्विस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर है, तो उसके लिए इसका आंसर देखिए 10 ईयर्स है, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है। क्विकली आगे बढ़ते हैं। क्या एनपीएस खाता प्रवासी भारतीय ओपन कर सकते हैं, एनआरआईज? तो ऑप्शन देखिए यस, एनआरआईज आल्सो दे कैन ओपन द, इसका आंसर है ओके। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन एनपीएस अकाउंट? राइट, ऑप्शन देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ओनली। तो देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड सिंपल लैंग्वेज में, इवन दो इफ यू डोंट हैव आधार कार्ड अदर डॉक्यूमेंट्स आल्सो मे बी मीन्स एक्सेप्टेड, बट यहाँ एज पर दिस ऑप्शन तो पैन कार्ड एंड आधार कार्ड विल बी द आंसर। राइट, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे सर्वोच्च मान्यता देती है? राइट, Who is given the highest recognition in the preamble of Indian Constitution? देखिए ये थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पता है जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है वो भी हमारे सिलेबस में है। राइट, उससे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि हु इज गिवन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे सर्वोच्च मान्यता देती है? ऑप्शन देखिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जनता, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पीपल। दीज थ्री दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ आवर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी पार्लियामेंट है, ठीक है,
जो हमारा जो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर है उसके 3 पार्ट हैं, विधायिका, कार्यपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब जो हमारे MP MLAs हैं, सांसद, विधायक। एग्जीक्यूटिव कौन है? जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं। जुडिशरी कौन है? आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो जजेस हैं ये। सो दीज 3 आर डिफरेंट पार्ट एंड पिलर ऑफ आवर ओवरऑल डेमोक्रेसी। तो वो क्या है, लेकिन प्रस्तावना में क्या है दोस्तों? पीपल। डेमोक्रेसी किससे बना है? लोगों से। तो लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी में या संविधान में। तो संविधान ने वी पीपल ऑफ द इंडिया, उसमें जो ऑप्शन लैंग्वेज लिखी हुई, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसके हिसाब से इसका आंसर है डी। जनता या पब्लिक या पीपल इज द मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इसका। नाउ 11 क्वेश्चन देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्राप्त करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपको पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, आपको डायरेक्टिविटी ऑफ प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था। फंडामेंटल राइट्स आपको देखिए, फंडामेंटल राइट्स और 2 चीज़ें क्विकली मैं बता दूं, ये चीज़ें हमने अपनी थ्योरी के डिस्कशन में, जो मौलिक अधिकार हैं, राइट, फंडामेंटल राइट्स, वो क्या है देखिए दोस्तों, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, राइट। और दूसरा क्या है देखिए, DPSP, राइट, वो क्या है दोस्तों, वो 36 आर्टिकल से लेके 51 तक। और 51 में क्या है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके आर्टिकल 35 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ उतना तो आप बहुत अच्छे से पढ़ ही लीजिए। तो इसको जाइए, आप क्या है फंडामेंटल राइट्स का जो एक एक आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एटलीस्ट वो पढ़ लीजिए। DPSP में देखिए 36 से 35, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो लेबर लॉ से रिलेटेड हैं, जो वर्कर से रिलेटेड हैं आर्टिकल्स, कुछ जिसमें वर्कर से रिलेटेड प्रोविजन दिया गया है, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम इसमें अपने MCQs में देखेंगे। और इसके सारे दोस्तों, स्पेशली हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ, राइट। उसमें जो ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट ओवरलैपिंग पीरियड्स हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो लेबर से रिलेटेड हैं या मैनेजमेंट जो फैक्ट्रीज हैं उससे रिलेटेड हैं, उससे सारे का एक डॉक्यूमेंट हमारे ऐप पे अवेलेबल है, लेबर लॉज एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, ई-बुक के अंदर। प्लीज़ जाइए, उसको पढ़ लीजिए, आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल डॉक्यूमेंट है। क्लियर? चलो तो यहाँ पे देखिए, तो ये 2 चीज़ है, ये आप जरूर पढ़ लीजिए। वही पूछ रहा है कि अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार, विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू इक्वलिटी। ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 14, 19, 21, 25। तो देखिए ये बहुत फेमस आर्टिकल है, आर्टिकल 14। 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मेंशन है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं क्विकली। नाउ 12 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? आपको पता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड किया गया कितने, 22 भागों में। 18 भाग थे पहले, उसको क्या है बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुआ, अभी क्या है लगभग 22 भाग हैं इसमें, राइट। तो हर भाग में कुछ एक थीम दिया गया है, कुछ टॉपिक्स डिवाइड किए गए हैं, किस भाग में क्या है। तो वही पूछ रहा है कि भाग 4 किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, मूल अधिकार, राजनीति के निर्देशक तत्व, आपातकालीन प्रावधान, पंचायती राज। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इमरजेंसी प्रोविजन एंड पंचायती राज। देखिए इसको पता था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने आपको बताया था अभी कितना। ये देखिए पार्ट 4 में है, पार्ट 4 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, और आर्टिकल जो 36 से लेके कितना 51 तक, राइट। इंपॉर्टेंट है बहुत। ये क्या है इसके अंदर है DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट किस में दोस्तों, पार्ट 3 में, मैंने अभी ये बताया था बट पार्ट वहाँ पे नहीं लिखा था, मैं क्विकली आपको पार्ट भी बता दूं। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स ये है, एंड ये है कहाँ से लेके 12 से लेके 35 आर्टिकल तक। समटाइम्स समरी में ऐसे ही पूछ सकता है। तो पार्ट 3 में क्या, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, और इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें, भाग 4 में है। क्लियर है? ये पॉलिटी का पार्ट है दोस्तों। लिटिल बिट मैंने आपको यहाँ पे समरी काइंड ऑफ दिया। आप प्लीज अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है तो एटलीस्ट आप मौलिक अधिकार और जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 2-3 चैप्टर तो आप अच्छे से पढ़ ही लीजिए, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, राइट। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? चलो 13 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया जो मैंने आपको बताया था।
12 से 35, 14 से 32, 36 से 51, 51 से 56, तो 12 से 35 इसका आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ये चीज़ें। चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन किसके अंतर्गत आता है, राइट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, ऑप्शन देखिए मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक मौलिक कर्तव्य किसी का नहीं, राइट। देखिए ये क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, इसमें क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन में एक आर्टिकल में मेंशन है, आपको वो बताना है कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मैंने बताया था ना अभी आपको कि डीपीएसपी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं जो लेबर और फैक्ट्रीज या वर्कर से रिलेटेड टॉपिक्स में मेंशन किए गए हैं वहाँ पर, तो वो आर्टिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज़ 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 जाइए और डीपीएसपी के जितने आर्टिकल हैं एक एक करके प्लीज़ उसको अभी आपके पास टाइम है उसको लिख लीजिए अपने पेपर पे, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी उसको अपने टेबल पे रखिए जहाँ पढ़ाई करते हैं, उसको रोज डेली देखते रहिए कौन से आर्टिकल में, जैसे एक बार रीडिंग मारते रहिए, आपको धीरे धीरे वो चीज़ें याद हो जाएंगी कौन से आर्टिकल में क्या था। ठीक है, ये मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे, क्योंकि आप सोचोगे एक दिन में जाके मैं याद कर लूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल, आप तुरंत नहीं, आपको भूल जाएगा, नहीं याद होगा, बट उसके लिए रिविजन बार बार आप करोगे अगर उसको लिख के तो याद हो जाएगा। क्लियर है। चलो ये चीज़ें हमने अपना ई बुक है दोस्तों, ई बुक है उसमें भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हमारे जो ऐप है वहाँ पे ई बुक है लेबर लॉज की, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो प्लीज़ आप ऐप पे जाइए, अगर आपको कोई सोर्स नहीं है, आपने अभी तक कोई भी चीज़ें कहीं से नहीं पढ़ी हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, ऐप पे जाइए, आपको एटलीस्ट सारे कंटेंट एक जगह मिल जाएंगे जो यूजफुल कंटेंट है। क्लियर है। चलो 15 क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई नियम की धारा 19 किससे संबंधित है। देखिए आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसकी जो सेक्शन 90, देखिए ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आरटीआई एक्ट भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, ऑलरेडी हमने इसके डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने थ्योरी क्लासेस में और जो एमसीक्यूज़ का डिस्कशन था वो किया था, राइट। वो अभी भी ऐप पे अवेलेबल है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जा देख सकते हैं। फिलहाल चलिए सेक्शन 19 यहाँ पे किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, प्रथम और द्वितीय अपील प्रक्रिया, लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति, राज्य सूचना आयोग के गठन, आरटीआई शुल्क। देखिए इसका आंसर है प्रथम और द्वितीय अपील प्रक्रिया, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड अपील प्रोसेस, इट इज मेंशन अंडर सेक्शन 19। आपको पता है आरटीआई फाइल करते हो, सपोज आपको उसमें टाइमलाइन होता है 30 दिन के अंदर अगर आरटीआई का रिप्लाई नहीं दिया तो आप अपील फाइल कर सकते हो किसमें, फर्स्ट अपीलेट के पास। तो वही पूछ रहा है कि फर्स्ट और द्वितीय, जो अगर फर्स्ट अपील में भी कोई रिप्लाई नहीं आता तो आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हो, देयर इज अ स्ट्रक्चर, राइट। तो वो किस में मेंशन है, सेक्शन 19 में, क्योंकि जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है उसमें सेक्शन भी पूछा जाता है, सेक्शन नंबर से क्वेश्चन आते हैं, तो सेक्शन नंबर भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलो क्विकली मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द्वितीय अपील केस देखिए किस प्राधिकरण के पास की जाती है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको पता है देखिए केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एसआईसी होता है, सेकंड अपील आप यू कैन फाइल टू दोज, राइट। तो केंद्रीय राज्य सूचना आयोग इसका सेकंड अपील इसका आंसर है, राइट। ये सब पार्ट है आरटीआई के। यदि पीआईओ गलत जानकारी देता है तो उस पर प्रतिदिन अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना लगा सकता है, प्रतिदिन, पर डे, हाउ मच फाइन शुड बी इम्प्लीमेंटेड इफ आर, जो पीआईओ है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एज पर आरटीआई एक्ट आपको पीआईओ नियुक्त करना है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि जो भी आरटीआई क्वेरीज आएंगे, आरटीआई के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको रिप्लाई करना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मान लीजिए वो जानबूझ के ऐसा पाया जाता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है पर्सनली। तो वही पूछ रहा है कि मैक्सिमम पर डे हाउ मच फाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इम्पोज्ड। ऑप्शन देखिए 100, 250, 500, 1000। देखिए 250 डेली पर डे, ये क्या है, ये पर डे 250 रुपीज आप उस पर फाइन लगा सकते हो एज पर द आरटी एक्ट। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अधिकतम कुल कितना कुल जुर्माना लगा सकता है, मान लीजिए पर डे 250 है, बट मैक्सिमम जुर्माना कितना लगा सकता है उस पर, तो देखिए 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, तो 25,000 इज द मैक्सिमम फाइन विच कैन बी इम्पोज्ड ऑन द पीआईओ। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना करने पर क्या किया जा सकता है। व्हाट एक्शन कैन बी टेकन इफ इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑर्डर आर वायलेटेड। इन्फॉर्मेशन कमीशन का मान लीजिए आदेश नहीं माना जाता है तो क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए, सरकारी विभाग को दंड किया जा सकता है, सूचना आयोग एफआईआर दर्ज कर सकता है, संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है,
आरटीआई आवेदन स्वतः खारिज हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए आरटीआई गेट्स ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड या एक्शन अगेंस्ट कंसर्न ऑफिसर। देखिए इसका आंसर है कि जो कंसर्न ऑफिसर है या पीआईओ है वो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है अगर वो उसको अवहेलना करता है या क्या है वो ऑर्डर्स को वायलेट करता है जो इंफॉर्मेशन कमीशन के हैं। राइट, क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ 20th क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई नियम की धारा 24 किन संगठनों को सूचना देने से छूट प्रदान करती है? देखिए आरटीआई एज पर द विच सेक्शन ऑफ द 20 सेक्शन 24 आरटीआई गिव्स एग्जेम्पशन टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो एज पर द आरटीआई एक्ट there are certain organizations which are exempted for from giving information to the RTI जो queries हैं RTI applications, right, on the name of like national security या security agencies या threat to the organization public disturbing the public peace and means public policies public places वो कुछ conditions हैं उसके, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा है। सेक्शन 24 में है। तो खुफिया और सुरक्षा एजेंसी सभी सरकारी विभाग, राज्य सरकार के विभाग, रेलवे और डाक विभाग। तो इसका आंसर देखिए ए है। राइट, खुफिया और सुरक्षा एजेंसीज क्या है उससे सेक्शन एज पर सेक्शन 4 दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिविंग द इन्फॉर्मेशन। राइट, तो इसका आंसर देखिए ए है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मॉक टेस्ट हमारे ऐप पे अवेलेबल है, जो व्हाइट बोर्ड स्टाइल लर्निंग ऐप है उस पर ऐप पे ये ऑलरेडी उस पर अपलोड है एमसीक्यूज के फॉर्म में। प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है यूजफुल है, तो प्लीज़ जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे प्रैक्टिस करिए इसको। राइट, इससे आपको क्या है थोड़ा सा एग्जाम में इससे बेनिफिट मिलेगा, हाउ टू प्रैक्टिस एग्जामिनेशन विद इन टाइम लिमिट ऑल्सो, तो यू कैन गेट हैबिचुएटेड थ्रू फॉर सीबीटी मोड। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 25। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष आरटीआई नियम को नागरिकों को मूल अधिकार घोषित किया? देखिए आरटीआई एक्ट अभी क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, आपको पता है। राइट, तो वो कब किया गया था दोस्तों? ऑप्शन देखिए 2005, 2010, 2012, 2019 में। देखिए सॉरी 2019 में देखिए जजमेंट आया था दोस्तों, आई थिंक पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आई एम नॉट श्योर, प्लीज चेक। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है इट इज़ पार्ट ऑफ ओवरऑल जो फंडामेंटल राइट्स है। राइट, उसमें फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में कहा सकता है जो अंडर आर्टिकल सेक्शन 19 है। राइट, तो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जो भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो दिस आल्सो कम्स अंडर दैट एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल राइट आल्सो। क्लियर है? तो 2019 में आया था। राइट, केस आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। नाउ 22 देखते हैं। आरटीआई नियम के तहत न्यायपालिका से जुड़ी कौन सी जानकारी नहीं मांगी जा सकती है? What RTI related information cannot be sought from the judiciary? ऑप्शन देखिए केस स्टेटस, जजेस सैलरी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जुडिशियल एग्जाम रिजल्ट्स। देखिए सी है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आप क्या है आरटीआई में नहीं बता सकते हो। आप किसी जज से ही नहीं पूछ सकते हो कि आप डिसीजन कैसे ले रहे हो, आप केस को कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो चीज़ें आप आरटीआई में नहीं पूछ सकते हो। राइट, तो इसका आंसर सी है। चलो 23rd क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? अभी मैंने बताया था, डिस्कस किया था, तभी यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया। देखिए तो जो आरटीआई एक्ट है रिलेट्स टू विच फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज बाई सुप्रीम कोर्ट एज अ फंडामेंटल राइट, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली, बट इट इज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल? तो वही पूछ रहा है आर्टिकल 14, 19(1)(a), 1921, 1932। देखिए 19(1)(a) क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्रता। तो उसी पे बेस रखते हुए दोस्तों ये जो है ये आरटीआई को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में माना गया है, तो इसका आंसर बी है। राइट, तो 19(1)(a). क्लियर है? ओके, मैंने बताया था ना फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टीपीएसपी फंडामेंटल दोनों चीज़ें प्लीज जाके पढ़ लीजिए। 24 देखते हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने किस देश केस में कहा कि आरटीआई को अनुच्छेद 91 का हिस्सा माना जाए? देखिए केस का नाम भी आ गया या दोस्तों, चलिए जो कन्फ्यूजन दूर हो गया, जो कन्फ्यूजन था। ऑप्शन देखिए केशवन भारती केस, पीयूसीएल बनाम भारत सरकार, एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार, सुरेश कुमार बनाम भारत सरकार। देखिए यहाँ से क्लियर हो गया दोस्तों, इसका बी है आंसर। राइट, पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज डिक्लेयर किया कि आरटीआई एक्ट इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, राइट, एक केस था। ठीक है, पीयूसीएल ये पीपल यूनियन फॉर लिबरेशन समथिंग है। ठीक है, मुझे इसका फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। तो पीयूसीएल बनाम भारत सरकार। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आरटीआई नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बेसिक सिंपल, तो इसका देखिए आंसर है शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ें।
26 देखते हैं, कौन सा संगठन आरटीआई नियम 2005 के तहत प्राप्त जानकारी का उपयोग कर सकता है, राइट। ऑप्शन देखिए, कोई भी भारतीय नागरिक, केवल राजनीतिक दल, केवल गैर संगठित एनजीओज, केवल न्यायालय। तो देखिए इसका आंसर है ए, कोई भी भारतीय नागरिक इसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो हु कैन यूज इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड अंडर द आरटीआई, राइट। तो ये देखिए कोई भी भारतीय नागरिक, क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ 27 देखते हैं पे, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कौन सी जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है। ऑप्शन देखिए, सरकारी खर्चों का विवरण, रक्षा समझौतों की गोपनीय जानकारी, न्यायालय में लंबित मामलों के निर्णय, पुलिस जांच से संबंधित दस्तावेज। तो सरकारी खर्चों का देखिए विवरण जो होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आप आरटीआई से मांग सकते हो, राइट। तो सरकारी खर्चों का विवरण जो ए है, ये सारी चीजें आप क्या है देखिए, रक्षा वाले गोपनीय समझौते नहीं मांग सकते हो, जो अंडर जुडिशियल प्रोसेस है उसको भी आप नहीं होते, पुलिस से जो जांच से संबंधित दस्तावेज है दैट आल्सो कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड अंडर द आरटीआई एप्लीकेशन, क्लियर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाता है आंसर, क्लियर है। चलो नाउ 28 देखते हैं यहाँ पे, यदि किसी सरकारी अधिकारी को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने के लिए रिश्वत मांगते हुए पकड़ा जाए तो उस पर कौन सा कानून लागू होगा। आईपीसी 1860, 1988, 2005 जो आरटीआई एक्ट है, या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राइट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो देखिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी, बिकॉज ओवरऑल दैट क्राइम विल बी लाइक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी आएगा क्योंकि भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। आईपीसी के तहत उसको सजा मिलेगी, राइट। तो और आरटीआई में उसका प्रोविजन दिया होगा, तो एक तरह से तीनों जो है उसके अंदर आ जाएंगे। नाउ 29 देखते हैं पे, आरटीआई नियम के तहत किसके द्वारा भ्रष्टाचार जुड़ी जानकारी पेश की जा सकती है। ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय, सीबीसी, सरकारी मंत्रालय, या उपरोक्त। देखिए आरटीआई एकदम सारे जो भी कार्यालय, पीएमओ से, इवन सीबीसी से, या कोई भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी, क्लियर है। चलो 30 देखते हैं यहाँ पे, आरटीआई संशोधन अधिनियम जो है 2019 का प्रमुख उद्देश्य क्या था। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019। ऑप्शन देखिए, आरटीआई को अधिक पारदर्शी बनाना, मुख्य सूचना आयोग सूचना के कार्यकाल और वेतन को सरकार के नियंत्रण में लाना, नागरिकों को अधिक शक्ति प्रदान करना, सूचना आयोग को और स्वतंत्र बनाना। तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों, राइट, कि ब्रिंग सीआईसी एंड आईसी टेन्योर सैलरी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए राइट, तो इसका बी है आंसर। अर्लियर क्या था दोस्तों, अर्लियर ये एक्ट में ही डिफाइन था कि उनका कार्यकाल कितना होगा, उनकी सैलरी क्या होगी। बट इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल, अपने कंट्रोल में ला लिया कि गवर्नमेंट विल डिसाइड, उसमें बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, बट गवर्नमेंट जैसे नोटिफाई करेगी एज ऑन जो भी, उसके हिसाब से उनका टेन्योर, मतलब कितने साल के लिए वो पद पे रहेंगे और उनका सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट अपना कंट्रोल चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसको यहाँ पे अमेंडमेंट लेके आए, राइट। इसको बहुत सारा अपोजिशन ने विरोध भी किया था, लोगों ने भी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, कि ये आरटीआई के जो उसके खिलाफ है, बट स्टिल गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनके पास बहुमत था, तो उन्होंने एक्ट को पास करा लिया। चलिए 31 देखते हैं, आरटीआई संशोधन नियम 2019 के अनुसार मुख्य सूचना आयोग सीआईसी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। ऑप्शन देखिए 3 ईयर्स, 5 ईयर्स सरकार द्वारा निर्धारित अवधि, और सी। तो देखिए अभी बताया अमेंडमेंट में क्या उन्होंने क्या किया कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, 4 साल, 5 साल, 6 साल या 3 साल, वो उसके हिसाब से होगा, राइट, एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। नाउ 32 देखते हैं, आरटीआई नियम 2005 को लागू करने का दायित्व किस मंत्रालय का है। देखिए ऑप्शन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कार्मिक लोक सेवा, राइट, गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए इसका आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आरटीआई एक्ट का है उसको पूरा लागू करने का अधिनियम, राइट, ठीक है। चलो अब नाउ 33 देखते हैं, किस धारा के तहत जो लोक सूचना अधिकारी है, पीआईओ, को सूचना देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, राइट। मैंने बताया ऑलरेडी कि ईच डिपार्टमेंट विल हैव वन पीआईओ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी आरटीआई क्वेरीज आएंगी, आरटीआई एप्लीकेशन आएंगे, उसको रिप्लाई देना, राइट। तो वो किस सेक्शन में पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए 6, 7, 19, 20, तो सेक्शन इसका है 7B, बी इज द आंसर, राइट, ठीक है। चलो इसमें कुछ ये फैक्चुअल है, आपको ये चीज़ें थोड़ा से याद रखना है। उसके लिए क्या आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कितनी बार, उतने ज़्यादा आप चीज़ें याद रखेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ डाउनलोड करें ऐप, वहाँ पे बार बार बहुत सारे फॉर्म में आपको प्रैक्टिस है, डेली एमसीक्यूज़ है, डेली 9 पेमेंट क्वेश्चन चैलेंज है, देन टॉपिक एमसीक्यूज़ है, टेस्ट सीरीज है। तो इस तरह से बार बार आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। दैट इज़ ऑल ओनली मोटिव, दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड मेनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस क्विजेज। तो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप, राइट। वहाँ पे स्पेशली आरआरबी का जो SWI कोर्स है उसके लिए बहुत इनफ कंटेंट है दोस्तों, और बहुत ही हेल्पफुल भी है आपके लिए, ठीक है।
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उसको यूज़ करिए। चलिए 34 देखते हैं पे, आरटीआई ने 2005 की कौन सी धारा अपील प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन देखिए 6, 9, 6, 12, 19। तो ऑलरेडी देखा दोस्तों, जो 19 में है क्या आगे अपील, आप फर्स्ट अपील सेकंड अपील कर सकते हो, किसमें 6, 19 में उचित दी हुई है, ठीक है। देखिए 35 क्या है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? देखिए कंप्यूटर ऑल्सो इट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, कंप्यूटर भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। तो कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पे हैं, देखिए आप तो मिल देख सकते हो। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन देखिए एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स एंड टिम बर्नर्स-ली। तो देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। चार्ल्स बेबेज जो है उसको माना जाता है क्या, कंप्यूटर का फादर। बेसिक क्वेश्चन है, बट आपको क्या फैक्चुअली ये थोड़ा याद रहना, अदरवाइज समटाइम कंफ्यूजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, राइट, आपको पता होगा। तो देखिए ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सीपीयू का, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन टेक बैकग्राउंड से होंगे, शायद उनको रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? देखिए रैम आपको बताए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, परमानेंट एंड टेम्परेरी। तो रैम क्या है, एक तरह का क्या है ये दोस्तों, ये ये वोलेटाइल मेमोरी है, जैसे ही पावर जाएगा आपका रैम जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा। रोम क्या है, वो परमानेंट मेमोरी है, जैसे आपके वॉशिंग मशीन में चिप लगी होती है उसमें वो रोम टाइप की होती है, क्योंकि उसमें परमानेंट इंस्ट्रक्शन जो है आपके वॉशिंग मशीन का ऑपरेशन का वो स्टोर कर दिया जाता है, पावर जाने से वो इरेज नहीं होता है। ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। ऑलरेडी थ्योरी के क्लासेस में हमने बहुत डिटेल में आपको कंप्यूटर का ऑलरेडी अवेलेबल है, आप विद इन 2 आवर्स यू कैन कवर द होल कंप्यूटर सेशन, राइट। तो प्लीज़ जाइए, अगर आप पे आप इंटरेस्टेड हैं आप वो क्रैश कोर्स ले सकते हो, आपको क्विकली। चलिए ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम? परमानेंट, टेम्परेरी, ऑप्टिकल में देखिए आज तक मैंने बताया टेम्परेरी, कि जैसे ही पावर जाएगा आपका कंप्यूटर का जो रैम होता है उसमें आपको 4 GB या 16 GB रहता है, बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हार्ड डिस्क पर रहती है, क्योंकि रैम जैसे ही पावर जाएगा आपका सारा इन्फॉर्मेशन उसमें से उड़ जाएगा। दैट इज काइंड ऑफ टेम्परेरी मेमोरी फॉर कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर देखिए बी है। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर। नाउ 38 देखिए, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? ऑप्शन देखिए बिल गेट्स, विंडसर्फ, चार्ल्स बेबेज, एलन मस्क। देखिए तो फादर ऑफ इंटरनेट देखिए इसमें विंडसर्फ भी थे, राइट, और भी लोग थे इसमें, टिम बर्नर्स-ली को भी बोला जाता है, बट यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन जो है विंडसर्फ ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल+C का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपको पता है जो MS ऑफिस है उसका भी हमारे सिलेबस में मेंशन है। MS ऑफिस, MS एक्सेस, ये सारी जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट। तो उसमें एक शॉर्टकट्स होती हैं, शॉर्टकट कीज होती हैं, वो एक कंट्रोल+C। तो उसका यूज़ क्या होता है? ऑप्शन देखिए फॉर पेस्टिंग, फॉर कॉपिंग, फॉर सेविंग, फॉर कटिंग। देखिए कंट्रोल+C क्या है, कॉपी के यूज होता है, राइट। फॉर पेस्टिंग देखिए मैं बता दूँ कंट्रोल+B पेस्ट करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल+C, राइट। फॉर सेविंग कंट्रोल+S, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एंड कंट्रोल+X फॉर कटिंग, राइट। क्विकली मैंने आपको बता दिया, याद रखिए, आपको कोई हो सकता हो एग्जाम में ऐसा पूछ लिया, मैच देखने के लिए कॉलम देते हैं, मैच द कॉलम। कंट्रोल+B पेस्टिंग, कंट्रोल+C कॉपिंग, कंट्रोल+S सेविंग, कंट्रोल+X कटिंग। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस? ऑप्शन देखिए हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मेलवेयर प्रोग्राम, नेटवर्क प्रोटोकॉल। देखिए मेलवेयर प्रोग्राम लिखिए, मेलिशियस प्रोग्राम है, मेलिशियस, इसको मेलवेयर का प्रोग्राम का जो फुल फॉर्म है देखिए मेलिशियस। तो मेलवेयर प्रोग्राम, राइट, एक तरह का एक अनवांटेड प्रोग्राम है जो कि आपके सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है नेगेटिवली, आपके प्रोग्राम को, आपको सिस्टम को, डेटा को डिलीट कर सकता है, या आपके कोई प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर है उसको रन करने से रोक सकता है। तो एक तरह का कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक मेलवेयर प्रोग्राम होता है, मेलिशियस प्रोग्राम। मेलिशियस मतलब कि जिसका इंटेंशन कुछ गलत करने का है। क्लियर है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं वायरस के, वो चीज़ें डिटेल में हमने थ्योरी क्लासेस में देखा था। तो चलिए यहाँ पे तो फिलहाल इसका आंसर सी है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइसेस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइसेस? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट एक है कंप्यूटर में, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या है, जैसे सपोज मान लीजिए कीबोर्ड, आपका कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, सबसे बेसिक चीज़ मॉनिटर। माउस क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, राइट। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। इस तरह से मैं आपको जो समरी तो इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सिंपल है,
बट थोड़ा सा अटेंशन पे करेंगे तो आपको इसको ईजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी कभी मिल जाते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा आउटपुट डिवाइसेज है, देखिए माउस की, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। मैंने बताया दोस्तों कि देखिए स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेज की स्कैन करके आपका जो सॉफ्ट कॉपी है या जो डॉक्यूमेंट है वो आप सिस्टम में आउटपुट डिवाइसेज यूज़ करते हो। तो देखिए इसका आंसर क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर इज़ द आउटपुट, बाकी सारे क्या है जो है स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेज है, कीबोर्ड और माउस तो है ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंप्यूटर में चीज़ें हमने क्विकली देखा था बट यहाँ पे मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ। अगर डिटेल चाहिए दोस्तों तो ऐप पे जाइए, ऐप पे आपको सारे वीडियो सब चीज़ें आपको विद इन 1 और 2 आवर्स आपको पूरा कंप्यूटर जो सिलेबस है कवर हो जाएगा विद इन 2 आवर्स, राइट। बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट कंसेप्ट फॉर्म में, PDF भी अवेलेबल है, शॉर्ट फॉर्म में इसका जो समरी है पूरे कंप्यूटर का MCQs का वो भी ऐप पे अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इसका क्रैश कोर्स ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो 42 ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन देखिए, हार्डवेयर को डिजाइन करना, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, सिस्टम को मैनेज करना, नेटवर्क बनाना। देखिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या ओवरऑल पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, जो उसकी मेमोरी होती है, ठीक है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सारी चीज़ें जो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे क्या है, विंडोज़ 11 या जो लाइनक्स विंडोज़ भी होते हैं, बहुत सारे मैक OS होते हैं, राइट। तो ये सारे क्या है, टाइप ऑफ OS भी होते हैं। एक होता है विंडोज़ बेस्ड, एक होता है मैक OS, लाइनक्स बेस्ड होता है, यूनिक्स बेस्ड होता है। तो इस तरह से होते हैं उबंटू जो लाइनक्स बेस्ड होते हैं, जो सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। तो हियर आपको जस्ट इतना फोकस करना है कि ये क्या है, ये मैनेज करता है ओवरऑल फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, लैन का पूर्ण नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। ऑप्शन देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क। तो देखिए दोस्तों ये है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये बेसिक है, तो लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है, वेयर इज द डेटा परमानेंटली स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। ऑप्शन देखिए, रैम, हार्ड डिस्क, कैशे, रजिस्टर। तो देखिए हार्ड डिस्क मैंने बताया दोस्तों, आप कंप्यूटर जब भी यूज़ करते होंगे थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होगा। रैम क्या आता है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें कि प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। कैशे मेमोरी क्या है, कि इंटरमीडिएट मेमोरी है जो कि टेम्परेरी जो डेटा है स्टोर करता है, सो दैट प्रोसेसिंग कैन बी फास्ट, राइट। तो एक तरह से ये हार्ड डिस्क और रैम के बीच का एक कैशे मेमोरी होता है, सो दैट ये रजिस्टर क्या होता है, देखिए रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी, जो क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सबसे ज़्यादा होते हैं। रजिस्टर में क्या होता है, जो इंटरमीडिएटरी वैल्यूज होते हैं स्टोर करने कैलकुलेशन के, वो स्टोर किए जाते हैं। तो ये बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि ये अवेलेबल होते हैं जो हार्डवेयर के अंदर ही होता है, राइट। ठीक है, तो फिलहाल परमानेंटली कहाँ पे होंगे, देखिए P हार्ड डिस्क में, बाकी सब टेम्परेरी एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग स्टोर किए जाते हैं डेटा को। क्लियर है। 45 देखिए, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS वर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस। देखिए इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पता है आपको दोस्तों, बताया था हमने कि ये मैनेज करता है जो भी ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का जो इंटरफेस है। तो जैसे विंडोज 11। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, जो कि क्या है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर यूटिलिटी के जैसे होता है, जैसे MS वर्ड में ही मान लीजिए आप स्पेलिंग चेक के लिए कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं जो कि उसको सपोर्ट करता है, यूटिलिटी फॉर पर्टिकुलर यूटिलिटी और पर्पज इट इज लाइक आई टोल्ड यू द स्पेलिंग चेकिंग प्रोग्राम, और कुछ ऐसा है छोटा सा सॉफ्टवेयर जो कुछ पर्टिकुलर पर्पज के लिए है, तो उसको यूटिलिटी बोलेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन करता है, हैविंग मल्टीपल पर्पज, मल्टी डायमेंशनल वर्क, दैट विल बी कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस आपको पता है, जो वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर है यहाँ पे B एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है, MS ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 46 देखते हैं, URL का क्या अर्थ है। आपने बहुत सुना होगा कि आपका URL क्या है, वेबसाइट का URL क्या होता है, राइट। तो URL का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। देखिए इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। URL मतलब जैसे मान लीजिए जो हम ये कहते हैं www.upsc.gov.in, राइट। ये क्या है, URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बिकॉज ये यूनिकली एक जाके एक एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक आप ये वेबसाइट डालो, कभी दूसरी वेबसाइट ओपन हुई थी, कभी तीसरी, ऐसा नहीं है। इट इज़ हैविंग ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एंड ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके रूल्स हैं, कैसे URL बनता है, क्या क्या कैटेगरीज हैं, कितनी तरह के DNS सर्वर्स होते हैं, बिकॉज ये उससे लिंक होता है, राइट। ये सारी चीज़ें ये है
ये आईकॉन एक संस्था है जो ये चीज़ डिसाइड करती है, वो उसके हिसाब से समझ गए। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर? ऑप्शन देखिए कैशे मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क, रोम। तो देखिए मैंने बताया था जो कैशे मेमोरी है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। उसके बाद क्योंकि वो चीज़ें सबसे दूर होती हैं, सबसे नियर जो होता है रैम वो क्या है, कैशे मेमोरी। क्लियर है? क्योंकि वो हार्डवेयर के सबसे नज़दीक होता है रजिस्टर के बाद। ओके ठीक है, चलो। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर, राइट? पहला कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर वायरस नहीं वो। ऑप्शन देखिए इनिक, यूनिवैक, IBM 140221, इडवैक। तो देखिए इसका आंसर है इनिक, ENIAC वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड प्रोग्राम कंप्यूटर। तो ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इनिक। कंप्यूटर नेटवर्किंग में ISP का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ISP नेटवर्किंग? ऑप्शन देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, इंटर सिस्टम प्रोवाइडर। तो देखिए आपको पता होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, आपको पता है जो एक्ट फाइबर है या हाथवे है, बहुत सारे जो आपको इंटरनेट कनेक्शन देते हैं उनको क्या एक टर्म बोला जाता है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो बहुत यूजफुल बहुत यूज होने वाला वर्ड है, बट समटाइम्स आप उसका फुल फॉर्म नहीं जानते, पर्पज नहीं जानते, तो ऐसे उनको क्या है, ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। बेसिकली ये जो इंटरनेट सर्विस कंपनियां हैं उनको एक टर्म बोला जाता है। ऑप्शन देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली के निष्पादन को नियंत्रित करने और विभिन्न प्रकार के प्रबंधन करने वाले प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है? व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड मैनेजेस वेरियस प्रोसेसेस इन द कंप्यूटर, राइट। जो क्या करता है, कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन को और वेरियस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उनको आपस में इंटरफेस करता है। तो ऐसा प्रोग्राम हमने देखा था दोस्तों। ऑप्शन देखिए यहाँ पे कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर। तो इसका जो आंसर है देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको अर्ली बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये जो भी सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं कंप्यूटर पे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो इंटरफेस करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, डिस्क मैनेजमेंट करता है, शेड्यूलिंग करता है, ये सारे जो चीज़ें कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 11 आपको पता है भी बहुत फेमस है, विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम OS, तो वो सारा चीज़ें मैनेज करता है। तो यहाँ इसका आंसर देखिए बी। अच्छा क्वेश्चन है ये, डेफिनेशन पूछ सकता है, ये शायद ऑलरेडी एग्जाम में आया भी था 2019 में। तो इस तरह से ये चीज़ें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जितने, ठीक है। चलिए, तो ये रहा दोस्तों हमारा जो मॉक टेस्ट था जो कंडक्ट हुआ। आई होप क्वेश्चंस आपको यूजफुल लगे होंगे। देखिए इस तरह से और भी मॉक टेस्ट होते रहेंगे दोस्तों हमारे ऐप पर, तो प्लीज़ डाउनलोड करिए हमारे ऐप को, हमारे ऐप से जुड़िए इस इनिशिएटिव से, आपको इस तरह से प्रैक्टिस सेशन मिलते रहेंगे। ये सारे मॉक टेस्ट अभी भी अवेलेबल हैं आपके लिए, प्लीज़ जाइए और अटेम्प्ट करिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर, व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए यूज़फुल रहा होगा सेशन। बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की, क्योंकि टाइम कंस्टेंट था तो बहुत डीप में नहीं गए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी, तो जहाँ भी पॉसिबल था हमने आपको थोड़ा सा क्विक इन्फॉर्मेशन दिया, राइट। तो चलिए, तो आई होप ये यूज़फुल होगा डिस्कशन आपके लिए। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम के लिए देखिए 25 दिन बचे हैं केवल, तो पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए, पूरा एफर्ट डालिए 100%। पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला पार्ट है, नॉन प्रोफेशनल एबिलिटी वाला पार्ट, मैथ, रीजनिंग, GS, करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें भी पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।